हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लगाने वाले हैं। काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। चलिए रेडी, स्टार्ट किया जाए। चलिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किन समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनने हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सबसे ज़्यादा पूछा जाना है। तो चलिए, किन समितियों ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की है। यहाँ पर आंसर देखिए, काफ़ी लोग दे रहे हैं। इसका राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिए, यहाँ पर दिया पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की, तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा बी वाला हो जाएगा, एल एम सिंघवी एवं पी के थुंगन समिति। इसका ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कौन सी समिति कब बनी थी, तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 में, अशोक मेहता समिति आपकी 1970 में, पी के वीराय समिति आपकी 1985 में, और एल एम सिंघवी समिति 1986 और पी के थुंगन समिति आपकी 1988 में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। दोस्तों अगर आप लोग अनअकैडमी ऐप से नहीं जुड़े हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जो कि देख सकते हैं कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो टीचर हैं बहुत ही बेहतरीन टीचर होते हैं। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको दी जा रही हैं, और कुछ कोर्स जो आपके दिए गए थे बहुत ही कम प्राइस में, उनके जो आपके प्राइस है बहुत ही जल्द यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। तो अभी आपके पास मौका है और आप लोग कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमने बता दिया है, इस कोड का यूज जरूर करिएगा, देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करें, जिससे आपको 10% का और भी फायदा आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑफर है उसके जो आपके प्राइस हैं वो जल्दी आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपायरी हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका 20% प्लस 10% का ऑफर आपको मिल रहा था न्यू कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर आपके यूपीडब्ल्यूएससी लेखपाल, यूपीडब्ल्यूएससी वीडियो एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी आपकी छूट है। हमने बता दिया कोई भी कोर्स आप परचेज करते हैं तो देव ट्रिक्स 10 का यूज जरूर करिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टेस्ट सीरीज आपकी रखी गई है यूपी पीएससी कॉम्पैक्ट की, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 27 मार्च तक ये आपकी टेस्ट सीरीज है। इसमें से कह सकते हैं टॉप 20 जो स्टूडेंट होंगे, जो आप रैंक लेके आएंगे, उन लोगों को अलग अलग प्राइज की, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्राइज भी दिए जाएंगे, वॉच भी दिए जाएंगे, ईयरफोन भी दिए जाएंगे, ठीक है, और भी यहाँ पर गिफ्ट आपको दिए जाएंगे। और इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये फ्री टेस्ट है आपका है, तो आप लोग फ्री टेस्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब आप लोग यहाँ पर टेस्ट को लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग इस कोड का यूज जरूर करिएगा, तो आप फ्री टेस्ट इसमें से दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कॉम्बो ऑफर चल रहा है, जो कि हमने आपको हमेशा बताया है कि यहाँ पर जो आपके यूपीपीएससी कैटेगरी कोई भी कोर्स लिए हैं, और अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो एग्जाम का भी कोर्स लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में ये कोर्स आप ले सकते हैं। 12 मंथ का ले सकते हैं, 6 मंथ का भी ले सकते हैं, लेकिन हमने आपको बताया है कि इस कोड का यूज जरूर करिएगा, ठीक है, देव ट्रिक्स 10 का यूज करें। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लेखपाल के लिए भी आपके जो हमने बताया कि बहुत ही कम प्राइस में दे सकते हैं, 3 मंथ 6 मंथ के लिए लेखपाल के लिए भी यहाँ पर कोर्स आपके चल रहे हैं, वीडियो एग्जाम के लिए भी यहाँ पर कोर्स चल रहे हैं, बहुत ही कम प्राइस में आपके हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर टीचर आपको बेहतरीन आपको मिलेंगे। यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस का भी आप लोग कोर्स ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है पार्षद, कलेक्टर, अध्यक्ष या यहाँ पर मेयर। देखिए यहाँ पर आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए, पार्षद, कलेक्टर, अध्यक्ष या मेयर, कौन सा बनेगा। तो देखिए भाई, इसका राइट आंसर देखो, नगर पालिका की बात कर रहा है तो यहाँ पर आंसर बनेगा सी नंबर हो जाएगा, अध्यक्ष होता है। क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं नगर पालिका वार्ड में बटा होता है। चुना गया वार्ड सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष चुनता है और एक को उपाध्यक्ष होता है, जिसे मेयर और उप मेयर कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका सी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। वास्तविकता देखा जाए उसी को हम लोग यहाँ पर अध्यक्ष कह देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं। ये क्वेश्चन आपका संभावित है, मिल सकता है एग्जाम में, याद रखिए। देखिए लगभग सभी का जवाब है यहाँ पर सी नंबर आपका 29, इसका जवाब राइट हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आपका अनुच्छेद है तो अनुच्छेद को भी नोट कर लीजिएगा। 243 में का से लेके अणा तक कुल आपके 15 उपखंडों में विषय आपके रखे गए हैं। इसके तहत 29 विषय आपके समाहित हैं, जिसमें मुख्य रूप से कृषि विस्तार, भूमि विकास, संरक्षण, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, खादी, राम कुटीर उद्योग, पेयजल, ईंधन, पशु चारा आदि में से शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने कई बार आपको पढ़ाया भी है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको हम लोग अम्लीय धरती पर सफलता से उगा सकते हैं। कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सही जवाब आया है, तरबूज। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। तरबूज जो आपका है अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। देखिए जो तरबूज होता है इसका पीएच मान 7 से कम होता है और यहाँ पर देख सकते हैं कि अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? चलिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कहाँ पर है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा मनीला। मनीला जो कि आपके फिलीपींस में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि आपकी चावल अनुसंधान से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये फिलीपींस के राजधानी मनीला में है। वहीं पर एक क्वेश्चन और भी हमने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ईरी के दक्षिण एशिया केंद्रीय अगर बताता है कि दक्षिण एशिया का केंद्रीय जो कि वाराणसी में आपका है। और दूसरा है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि आपके उड़ीसा के कटक में है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मनीला में है। क्षेत्रीय पूछता है तो वाराणसी बताना है और राष्ट्रीय पूछता है तो आपको कटक बताना है। तो तीनों पॉइंट एक साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? यहाँ पर बताइएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो हमने आपको बताया था कि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योगों पर आपकी आधारित थी। और उद्योगों की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा द्वितीय वाली पंचवर्षीय योजना। हमने आपको बताया था कि 3 आपके कौन थे, तो आपके एक हमने बताया था बोकारो। तो बोकारो को हटा दीजिए, है ना। बोकारो को हटाने के बाद जितने भी हमने 3 कारखाने बताया था ट्रिक के माध्यम से, है ना। क्या बताया था आपको? बोरू भीरू दुबे राज, ये हमने बताया था। तो बोकारो को आप हटा दीजिए तो भिलाई, है ना, दुर्गापुर और आपका राउरकेला, ये 3 थे जो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे। और इसके बाद बोकारो आपका तीसरी में लगा था। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि राउरकेला जो कि उड़ीसा है इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से लगा था। भिलाई छत्तीसगढ़ में इस्पात संयंत्र सोवियत रूस के सहयोग से लगा था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और यह ब्रिटेन की सहायता से लगा था। हमने ट्रिक बताया था, देखो अभी बताया था, है ना। बोरू भीरू मतलब यहाँ पर भी और आपका रू मतलब रूस हो गया, है ना। भीरू दुबे, तो दू से आपके हो गया ओबीसी हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना। बोरू भीरू दुबे राज ये हो गया और जैसे जर्मनी हो गया। बस पहला अक्षर हमने ले लिया और इसे ट्रिक बना दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान की गई थी? भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 7 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, तो 7 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर द्वितीय में की गई थी। किसमें की गई थी? तो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी बताइएगा। तो देखो हमने बताया था प्रथम मतलब ये क्या हो गया? रॉड हो गया, है ना। और रॉड से किसी को मार दोगे तो मर जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रॉड और मर गया, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी, जो आपकी पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो कि कृषि पर आधारित थी। इस पर कृषि को प्राथमिकता दी गई थी ज़्यादा से ज़्यादा। और इसी पंचवर्षीय योजना में देख सकते हैं कई पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1 अप्रैल से 1951 से 31 मार्च 1955 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। यह पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता कृषि और सिंचाई थी। दूसरा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट मिलता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं थी कब हुई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रारंभ की गई थी, जो आपकी प्राथमिक थी, है ना। इसी के समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना भी की गई थी, जो कि 1952 होगा। ठीक है ना। तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में 2-3 पॉइंट जो हमेशा बनते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? चलिए आपका जवाब क्या बनेगा? तो आपका जवाब यहाँ पर बनेगा बी नंबर। याद रखिए वी.एस. मिन्हास, क्या हो जाएगा? वी.एस. मिन्हास, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 पॉइंट आपके दिए गए, जैसे आपका डेविड रिकार्डो दिया था ऑप्शन में, तो ये ब्रिटिश नागरिक अर्थशास्त्री थे, है ना। डेविड रिकार्डो जॉन स्टुअर्ट मिल तथा कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे। उन्होंने मान का श्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आंवले का उत्पादन सर्वाधिक जो करने वाला जिला है वो कौन सा है? आंवले का जो उत्पादन करता है कौन सा जिला है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है?
चलिए 10 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए आंवला उत्पादन होता है आपकी बी नंबर प्रतापगढ़, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन में यहाँ पर सी है ना, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है आंवला होता है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रदेश को कुल कितने क्षेत्रीय पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, क्या रखा जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे। देखो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 20। कितने, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लेता सशस्त्र जलवायु क्षेत्र, क्या पूछ लेता सशस्त्र जलवायु क्षेत्र, तो आप लोग 9 बताते हैं ना। देखो ऑप्शन दिया भी गया होगा यहाँ पर, देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश को कुल 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया, जबकि 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश है सबसे बड़ा उत्पादक है किस चीज़ का है। यहाँ पर खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और आपका मसाला, दो ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर, यहाँ पर खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। इनमें से जैसे आपका गेहूं, आलू, गन्ना, मसूर, आंवला इनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सा है। 13 का ऑप्शन लॉक करिएगा। चलिए 13 की अगर हम बात करते हैं वाणिज्यिक मतलब व्यापार की दृष्टि से, यहाँ पर आपका सी नंबर आपका गन्ना हो जाएगा। याद रखिए कौन, तो गन्ना है, याद रखिएगा। ये भारतीय मूल का पौधा है और भारत का सर्वाधिक सिंचित फसल भी यहाँ पर दे सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। चलिए यहाँ पर बताइए, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं कौन सी, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य, क्या होते हैं। तो हमने बताया था 4 राज्यों की सीमाएं आपके सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। इनमें से हमने बताया था कि आपका यहाँ पर एमपी हो गया है ना, और एक आपका हो गया यहाँ पर बिहार, ठीक है ना, हो गया ना बिहार। अब यहाँ से एक राज्य अलग किया गया था एमपी से, है ना, एमपी से अलग किया गया था और एक अलग किया गया था आपके बिहार से। तो 2 आपको और याद रखना है, एक याद रख लीजिए झारखंड का, है ना, ये झारखंड बिहार के साथ था तो झारखंड हो गया, और मध्य प्रदेश से आपका कौन, छत्तीसगढ़ था। तो एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, ये 4 हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी, इसका ऑप्शन देना है। इसका राइट आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए इसका जवाब देना है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में काफ़ी मतभेद हैं, यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर वैशाली हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ जो आपका है कौन सा है। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो आपका कौन सा है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमने आपको पढ़ाया जरूर है ना, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये पढ़ाया जरूर है आपको। देख सकते हैं इसका राइट आंसर 16 का जो बनेगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर कौशाम्बी है। कहाँ पर है आपका, कौशाम्बी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि कौशाम्बी भारतीय उत्तर प्रदेश का एक जिला, कौशाम्बी बुद्धकाल की परम प्रसिद्धि नगरी है जो कि वत्स देश की राजधानी थी। ठीक है, यह नगरी यमुना और गंगा के बीच में आपकी बसी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आगे, गोकुल ग्राम योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किस राज्य से है। 17 का ऑप्शन दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गोकुल ग्राम योजना का संबंध है आपके गुजरात से। कहाँ से है, तो आपकी गुजरात से, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि 1995-96 में गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है कि 5 वर्ष के भीतर मतलब 1995 से लेकर 2000 तक गुजरात के सभी गांवों को मूलभूत आधारभूत संरचना और बेहतर परिवेश उपलब्ध कराना है। और इसी योजना के तहत देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने 28 जुलाई 2014 को राष्ट्रीय गोकुल मिशन की भी शुरुआत किया है ना। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत यहाँ पर 2014 में मोदी जी के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। चलिए बताइए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो संबंध है वो आपके किससे है। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो देखिए भाई स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका संबंध है आपके ऑप्शन से अप्रैल 1999, अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 में यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना गाँव में रहने वाले गरीबों के लिए स्वरोजगार की अकेली योजना थी। इस योजना के अंतर्गत 6 योजनाओं को विलय कर लिया गया है। तो इन योजनाओं को नोट कर लीजिएगा, जो ये आपकी है स्वरोजगार योजना में 6 योजनाओं को विलय किया गया है। तो पहला दे सकते हैं जो आपकी दिया गया है IRDP, इनको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको सिर्फ यही देगा और इसका फुल फॉर्म पूछेगा कि IRDP क्या है। तो भैया आपको याद रखना है समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम है। दूसरा है ट्राइसिम,
ट्राई से मतलब हो गया कि स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम। तीसरा आपसे पूछा जाता है DWCRA, इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। तीसरा पूछा जाता है सित्रा, है ना, SITRA मतलब ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट आपूर्ति कार्यक्रम। और अगला है यहाँ पर GKY अर्थात गंगा कल्याण योजना, और इसी के साथ साथ 10 लाख कुआं योजना जो कि MWS, इन योजनाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर दिया गया है। तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फुल मतलब बोला जाता है ना कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो ये क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे 2015 के क्वेश्चन जो पेपर आपने देखा होगा तो उसमें से 2 योजनाएं पूछी गई थी जिसका फुल फॉर्म पूछा गया था, ठीक है ना, तो इसलिए इनका नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर एक पॉइंट और भी नोट कर लीजिएगा कि 2011 में इस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ। बंधुआ मजदूरी अधिनियम पर जो रोक अधिनियम पास हुआ, ये कब पास हुआ? चलिए यहाँ पर 19 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर 1976 में। कभी 1976 में पारित हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आर्टिकल हमने आपको बताया भी था कि आर्टिकल नंबर जो आपका 23 है वो बंधुआ से संबंधित आपका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण इनमें से क्या है। मतलब भारत में छिपी हुई बेरोजगारी की मुख्य लक्षण है मुख्यतः किसमें, कौन सा क्षेत्र होता है जिसमें छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। छिपी हुई बेरोजगारी जो मिलती है किसमें मिलती है, तो आपको हमने बताया था प्राथमिक क्षेत्र में। और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, जहां पर काम होता है 3 लोगों का लेके जाते हैं, 5 लोगों का तो 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो यही 2 एक्स्ट्रा बोल देते हैं। 2 एक्स्ट्रा जो होते हैं इन्हें छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। काम नहीं था लेकिन फिर भी लेवा कर, है ना, ये खेतों में होता है ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है क्या है, तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आ जाता है आपकी कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना, खनन आदि इसमें से शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण को भारत में प्रारंभ किया गया। मतलब कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण क्षेत्र में, इसे भारत में कब प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर देखिए इसे प्रारंभ किया गया था 2014, वो भी अक्टूबर 2014 में। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर। और कब, तो आपको बताना है 2 अक्टूबर। क्या 2 अक्टूबर, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर मुख्य बात होती है उद्देश्य क्या है ना, तो इसकी शुरुआत दिल्ली के राजघाट से किया गया था। तो याद देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दिल्ली के राजघाट से शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना का प्रतीक चिन्ह है गांधी जी के चश्मे के अंदर स्वच्छ भारत, है ना। इसका स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर। तो जितना भी पॉइंट हम आपको पढ़ा दिया है सबको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छूटेगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या आप नॉर्मल से कोई भी आप हाई स्कूल, इंटर या मान लीजिए BA MA कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिलता है। तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, चलिए, और कब हुआ था वो भी आप बता सकते हैं क्योंकि कितनी बार हमने बताया है। तो आपका कासगंज, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। और आपकी कब, तो 1253 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि जन्म हुआ था 1253 में एटा, वर्तमान में कासगंज, उत्तर प्रदेश की पटियाली नामक कस्बे में हुआ था, गंगा नदी किनारे हुआ था, ठीक है। वे मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमण से पीड़ित होकर बलबन के राज्यकाल में शरणार्थी के रूप में भारत आकर बस गए थे। समझ गए ना, तो इनका भी इतिहास आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए कितनी बार हमने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है कि जो कनक भवन है वो आपके कहाँ पर है, कनक भवन है ये आपका कहाँ पर है, बताइए कनक भवन जो है ये कहाँ पर है। तो कनक भवन आपको पड़ता है अयोध्या में, पड़ता है क्या भाई, अयोध्या में, तो बिल्कुल सही है। कनक भवन आपके अयोध्या में हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। कामतगिर पर्वत आपके चित्रकूट में, इसका 3 हो जाएगा। कलिंजा का आपका ये बांदा में लगता है 2 हो जाएगा। देवश्री बाराबंकी में जिसके आपका ए हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन बन गया। देखिए बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया वन रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल में जारी की जाती है। वन रिपोर्ट कितने अंतराल में होती है, तो देखो वन रिपोर्ट जो आपकी आती रहती हैं वो आपके 2 वर्ष में आती रहती हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, 2 वर्ष में वन रिपोर्ट आपकी आती हैं, ठीक है। अब देखिए वन रिपोर्ट से क्वेश्चन बनेगा क्योंकि नई वन रिपोर्ट भी आपकी आ चुकी है। तो देख सकते हैं 1987 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर वन रिपोर्ट प्रकाशित किया जा रहा है। 2019 का वन रिपोर्ट श्रेणी 16वें नंबर की थी, है ना, और इसके बाद 17वें नंबर की अभी 2021 में आ चुकी है। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो देहरादून में है। वन संपदा अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। तो ढेर सारे क्वेश्चन इसे निकल रहे थे, तो सभी क्वेश्चन को नोट करिएगा। अगला, भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई, भारत की पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापित की गई।
तो ये है आपके कहाँ पर, आपके प्रतापपुर, है ना। प्रतापपुर जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो आपके देवरिया में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कि गन्ने की अच्छी पैदावार को देखते हुए अंग्रेजों ने 1903 ईस्वी में प्रतापपुर जो देवरिया में है भारत की पहली चीनी मिल स्थापित किया और जल्द ही 50 से अधिक मिलें स्थापित हो गई थी, ठीक है ना। तो याद रखिए इसके नियंत्रण के लिए 1935 में गन्ना विभाग का गठन भी किया गया था। यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट हैं, जैसे कि आपके प्रमुख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो देखिए जैसे आपके यहाँ पर दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, ये वेजिटेबल अर्थात सब्जी अनुसंधान कहाँ पर है, आपके वाराणसी में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च आपके लखनऊ में है। शुगर केन रिसर्च पूछा गया है, शुगर केन रिसर्च आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। बॉटेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पर है, लखनऊ में है। नेशनल बॉटेनिक गार्डन कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर आपके लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पोलियो बॉटनी ये कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ साइंसेज लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में है। राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान आपके लखनऊ में है। बहुत चीज़ें लखनऊ में है ना, जैसे राजकीय फल संरक्षण और डिब्बेबंदी ये संस्थान लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपके लखनऊ में है। राज्य अक्षय ऊर्जा शोध प्रशिक्षण केंद्र आपके चिन्हट जो कि लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम आपके लखनऊ में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपके लखनऊ में है, ठीक है ना। अगला आप राज्य का प्रथम हाईटेक टाउन जो आपका है वो भी कहाँ पर है, तो आपकी सुशांत गोल्फ सिटी जो कि लखनऊ में है। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक जो आपका है वो भी कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। मेडी सिटी आपके कहाँ पर है, लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, देखिए एक पॉइंट अभी आपको मिला था, थोड़ा सा कंफ्यूज किया था। शुगर केन रिसर्च पूछता है तो लखनऊ, अगर पूछा जाता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी तो आपके कानपुर में है। तो दोनों में अंतर है थोड़ा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात दलहन अनुसंधान जो आपका है वो आपके कानपुर में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके कहाँ पर है, कानपुर में है। अगला यहाँ पर देखिए संस्था जो कि आपकी अवस्थिति है, जेके कैंसर संस्थान आप जानते हैं कि आपके कानपुर में है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम आपके कानपुर में है। उत्तर प्रदेश क्रिकेट अकादमी आपके 2010 में स्थापित थी, कानपुर में है। साइबर सिटी आपके कानपुर हो जाएगा। इको नॉलेज पार्क जो कि आपके प्रयागराज इलाहाबाद में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मीट आपके इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जो कि निफ्ट आपके बरेली में है। अगला दिया गया है सेंट्रल एवियन पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी इज्जत नगर आपके बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी आपके वाराणसी में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आपके आगरा में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर आपकी मेरठ में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरठ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपके सहारनपुर में है। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी मोदीपुर जो आपकी मेरठ में है। और मस्तिष्क ज्वार उन्मूलन केंद्र आपके गोरखपुर में है। डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। आलू अनुसंधान केंद्र आपके बाबूगंज गाजियाबाद में है। गन्ना शोध परिषद आपके शाहजहांपुर में है। गन्ना शोध केंद्र आपके मुजफ्फर गोरखपुर गोला जो कि खीरी में भी है। और लेदर टेक्नोलॉजी आपके बंथरा उन्नाव में है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए कि आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहे हैं। आज की जो थ्योरी हमने पढ़ाया वो भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके रहे हैं। सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद, सभी को वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। लाइक शेयर भाई सब लोग कर दीजिएगा। जितने लोग जुड़े रहे हैं तो सब लोग भाई लाइक शेयर जरूर करते रहिए।